गुड इवनिंग ऑल। आप लोग सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कोर प्लस पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। यदि बात करें तो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का सेशन है आपका डेली चल रहा है शाम के 5:30 बजे। ठीक है, डेली आपका लाइव शाम के 5:30 बजे चल रहा है। और यदि बात करें तो आपके और भी सेशन चल रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए चल रहा है शाम के 4 बजे। ठीक है, एक आपका शाम के 4 बजे चल रहा है और एक आपका शाम के 7 बजे भी चल रहा है। ठीक है, हिंदी के लिए जुड़ेंगे डेली सुबह के 8 बजे। हिंदी का सेशन आपको डेली मिल रहा है सुबह के 8 बजे, तो हिंदी के लिए जुड़ेंगे डेली सुबह के 8 बजे। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें तो इलेक्ट्रिशियन वाले लोग जुड़ेंगे शाम के 4 बजे और शाम के 7 बजे। ठीक है, डेली जुड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना है सेशन का। उसके बाद यदि बात करें तो BACD जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है LP CBT 2 के लिए, जिससे आपका मेरिट बनता है, जुड़ेंगे सुबह के 10 बजे। 10 AM में जुड़ेंगे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के प्रैक्टिस सेशन में, जो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, चलिए उसके बाद यदि बात करें तो आप हमारे साथ एप्लीकेशन स्कोर प्लस पर भी जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन स्कोर प्लस पर आपको RRB LP CBT 2, RRB ग्रुप डी, RRB NTPC और BSPHCL की बैच मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं एप्लीकेशन स्कोर प्लस पर। चलिए आज के क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, डायोड की कार्य प्रणाली की तुलना निम्न में से किस युक्ति से की जा सकती है। बोल रहा है कि जो डायोड होता है आपका, डायोड जो डायोड वर्क करता है उसका कंपैरिजन किसके साथ किया जा सकता है। फ्यूज के साथ किया जा सकता है, परिणामित्र ट्रांसफार्मर के साथ किया जा सकता है, स्विच के साथ किया जा सकता है, या इंडक्टर के साथ किया जा सकता है। तो आप क्या बोलेंगे? डायोड, डायोड के बारे में ध्यान में रखेंगे। डायोड, डायोड आपका क्या होता है? आपका यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या? एक दिशीय युक्ति है, एक ही डायरेक्शन में, केवल एक ही दिशा में करंट का फ्लो करवाएगा। ठीक है, केवल एक ही दिशा में करंट का फ्लो करवाएगा। जो आपको बताए थे, बाइसिंग बताए थे आपको, आपको जब एप्लीकेशन में पढ़ा रहे थे तब आपको बाइसिंग बताए थे। थ्योरी में आपको एक एक चीज बताए हैं कि जब बाइसिंग करते हैं तो फॉरवर्ड बायस में क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस में डायोड का जो एनोड होता है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और वो फॉरवर्ड बायस कहलाता है। ठीक है, ये आपका एनोड है, कैथोड है, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तब ये किस कनेक्शन में होता है? फॉरवर्ड बायस में होता है। और फॉरवर्ड बायस में डायोड किसकी तरह बिहेव करता है? ऑन स्विच की तरह बिहेव करता है, ऑन स्विच की तरह बिहेव करता है। आइडियल डायोड रहेगा तो क्या हो जाता है? शॉर्ट सर्किट हो जाता है। आइडियल डायोड रहता है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है और ऑन स्विच की तरह बिहेव करता है। रिवर्स बायस में क्या होता है? तो एनोड को नेगेटिव टर्मिनल से, कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल से, ये आपका हो गया रिवर्स बायस। और आपका डायोड क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है और आपका ये किसकी तरह बिहेव करता है? तो आप बोलेंगे ऑफ स्विच, ऑफ स्विच की तरह बिहेव करता है। तो आप क्या बोल सकते हैं? डायोड की जो कार्य प्रणाली है वो किसकी जैसी होती है? तो बोलेंगे स्विच के जैसा, स्विच के जैसा होता है, स्विच के जैसा होता है। फ्यूज जैसा नहीं होता, ट्रांसफार्मर जैसा भी नहीं होता, इंडक्टर जैसा भी नहीं होता। ठीक है, ध्यान में रखेंगे किसके जैसा होता है, तो आप लोग बोलेंगे स्विच के जैसा होता है। फॉरवर्ड बायस में ऑन स्विच, रिवर्स बायस में ऑफ स्विच। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। फ्यूज क्या करता है? तो फ्यूज याद रखिएगा, फ्यूज आपका जो बिगेस्ट स्पॉट होता है, जो आपका कोई भी आप लोग जो कनेक्शन करते हैं, कोई भी आप लोग वायरिंग करते हैं, तो जो बिगेस्ट स्पॉट होता है वही आपका फ्यूज होता है। ठीक है, परिणामित्र क्या होता है? ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। किसका? AC का। ठीक है, AC वोल्टेज का स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है और पावर का ट्रांसफर करता है। प्रेरक क्या करता है? तो ये आपका कैसा डिवाइस है? तो स्टोरेज एलिमेंट है, स्टोर करता है। आपका किसको स्टोर करता है? तो आप लोग बोलेंगे एनर्जी को स्टोर करता है। किस फॉर्म में? तो इंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, कैपेसिटर रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। याद रखिएगा, सब आपका पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डायोड की मुख्य विशेषता यह है कि यह केवल एक ही दिशा में धारा को प्रभावी प्रवाह होने देता है। इसमें से अधिकांश धारा तब प्रवाहित होती है जब यह विपरीत दिशा में बायस्ड होता है। फॉरवर्ड बायस्ड
दिशा में इसमें धारा प्रवाह नहीं होता है, इसमें कैथोड से एनोड की ओर धारा प्रवाह होता है। तो देखिए पिछले ही क्वेश्चन में बताए हैं धारा का प्रवाह कैसे होगा, एनोड से कैथोड की ओर होता है। और कब होता है, केवल फॉरवर्ड बायस में होता है, रिवर्स बायस में करंट का फ्लो नहीं होता है। ठीक है, अगर आइडियल रहा तो आपका फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट, रिवर्स बायस में ओपन सर्किट हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, कैथोड से एनोड गलत है, एनोड से कैथोड की ओर होता है। फॉरवर्ड बायस में इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता, गलत है, केवल फॉरवर्ड बायस में ही धारा का प्रवाह होता है, रिवर्स बायस में नहीं होता। इसमें से अधिकांश धारा तब प्रवाहित होता है जब यह विपरीत दिशा में बायस्ड होता है, रिवर्स बायसिंग में धारा का प्रवाह नहीं होता। ठीक है, उसके बाद यह केवल एक ही दिशा में धारा का प्रभावी रूप से प्रवाह करवाता है, ये बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या होता है, जब यह फॉरवर्ड बायस होता है तो एक ही डायरेक्शन में, इसलिए तो इसको बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है। ठीक है, डायोड आपका कैसा डिवाइस है, यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है। ठीक है, और आप लोग ये भी याद रखिएगा एक्टिव एलिमेंट है, एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, डायोड, ट्रांजिस्टर, आपका जो भी सेमीकंडक्टर है एक्टिव एलिमेंट है, याद रखिएगा। और आरएलसी पैसिव कंपोनेंट है, ये भी याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सबसे उच्च चालकता वाली धातु कौन सी है, सोना, तांबा, लोहा, चांदी। तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसका होता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, सिल्वर का। सिल्वर का कंडक्टिविटी सबसे अधिक होता है। ठीक है, और आपसे ऐसे भी पूछ लेता है रेसिस्टिविटी सबसे कम किसका होता है, तब भी आप लोग सिल्वर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे ऐसा, क्योंकि कंडक्टिविटी जिसका सबसे अधिक होगा रेसिस्टिविटी सबसे कम होगा, क्योंकि कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे कि सिल्वर का कंडक्टिविटी सबसे अधिक होता है और रेसिस्टिविटी सबसे कम होता है। लेकिन सबसे ज्यादा यूज हम लोग किसका करते हैं, तो कॉपर का करते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि सिल्वर आपका क्या है, कॉस्टली है, तो हम लोग को इकोनॉमिकल वैल्यू भी देखना पड़ता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, तो कॉपर का यूज करते हैं। लेकिन सबसे अच्छा कंडक्टर क्या है, तो सिल्वर है। ठीक है, चांदी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आदर्श धारा स्रोत में खाली स्थान होगा, उच्च आंतरिक प्रतिरोध, शून्य आंतरिक प्रतिरोध, अनंत आंतरिक प्रतिरोध, निम्न आंतरिक प्रतिरोध। आदर्श धारा स्रोत आइडियल करंट सोर्स में क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा होता है, ये पूछ रहा है। तो आइडियल करंट सोर्स है तो क्या हो जाएगा, क्या बताए थे आपको, आर आई, ये आपका इंटरनल रेसिस्टेंस है, ये आपका लोड रेसिस्टेंस है, ये आपका करंट सोर्स है। तो क्या होना चाहिए, इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे, ये सर्किट ओपन हो जाए तो ज्यादा बेटर है, ये वाला ब्रांच ओपन हो जाए तो ज्यादा बेटर है। अगर ये ओपन हो जाएगा तो क्या होगा, मैक्सिमम करंट आरएल के पास पहुंच सकता है। तो हमारा तो उद्देश्य ही यही है कि जो आप करंट दे रहे हैं, जो आपका सप्लाई करंट है, वो मैक्सिमम आपका लोड तक पहुंचे। ठीक है, यही तो हमारा जो है सर्किट का उद्देश्य होता है बनाने का। ऐसा थोड़ी है कि बीच में ही करंट रह जाए, ऐसा तो नहीं है, लोड के पास पहुंचना चाहिए। तो लोड के पास मैक्सिमम कब पहुंचेगा, जब आपका ये ब्रांच जो है ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने के लिए क्या होना चाहिए, तो आर आई जो है इनफाइनाइट होना चाहिए। रेसिस्टेंस यदि इनफाइनाइट हो जाए तो ये ब्रांच ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बोल सकते हैं जो आइडियल करंट सोर्स है उसका इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, एन इनफाइनाइट इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यही यदि वोल्टेज सोर्स रहेगा तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स रहेगा तो जीरो। ठीक है, वोल्टेज सोर्स रहेगा तो वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, ये आपका Vs है, इंटरनल रेसिस्टेंस जो है आपका सीरीज में कनेक्टेड होता है, ये आपका RL है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, इंटरनल रेसिस्टेंस आपका वोल्टेज सोर्स में जीरो होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तभी तो शॉर्ट सर्किट होगा और यहाँ पे ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ पे ड्रॉप क्या होगा, जीरो होगा, सारा का सारा वोल्टेज लोड के क्रॉस आपका आ जाएगा, अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो, आइडियल करंट सोर्स इंटरनल रेसिस्टेंस इनफाइनाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दो बराबर प्रतिरोधक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं और उनका कुल प्रतिरोध 8 ओम है, यदि वे समानांतर में जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, 100 ओम,
200 ओम, 400 ओम, 50 ओम, यही आपका ऑप्शन है। चलिए देखते हैं। श्रृंखला में जुड़ा हुआ है दो इक्वल रेसिस्टेंस, जब सीरीज में जुड़ा हुआ है तो कुल प्रतिरोध क्या दिया हुआ है? 800 ओम। चलिए जोड़ देते हैं। दो रेसिस्टेंस है, R1 है, R2 है, ठीक है। जब सीरीज में जुड़ा हुआ है तो क्या है? ये A है, B है। RAB क्या दिया हुआ है सीरीज में? सीरीज में RAB क्या दिया हुआ है? 800 ओम है। और क्या बोल रहा है? बराबर है, तो R1 बराबर R2 बराबर R मान लेते हैं, ठीक है। तो R प्लस R बराबर 800, 2R बराबर 800, R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर 400 हो जाएगा। रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या आ गया? 400 आ गया। अब 400 को क्या कीजिए? पैरेलल में जोड़ दीजिए। 400 400 पैरेलल में जोड़ दीजिए। अब क्या हो जाएगा? ये आपका 400 400 पैरेलल में जोड़ दीजिए तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 400/2। हम लोग जानते हैं ना, जब इक्वल नंबर ऑफ रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज तो NR इक्वल नंबर ऑफ रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल तो R/N हो जाता है, ठीक है। तो 200 ओम हो जाएगा और आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस या किन युक्तियों पर जमा प्लस और घटा माइनस के चिन्ह अंकित होते हैं? किसमें प्लस और माइनस के चिन्ह आपके अंकित होते हैं? आमीटर में, वोल्ट मीटर में, बैटरी में, ऑल ऑफ दीज। आपका यही ऑप्शन है, तो आप क्या बोलेंगे? आमीटर में भी होते हैं, वोल्ट मीटर में भी होते हैं, बैटरी में भी होते हैं और ऑल ऑफ दीज आपका सही हो जाएगा। आमीटर में आप लोग देखते हैं, यही आपका आमीटर रहता है। वोल्ट मीटर में भी आपका, वोल्ट मीटर में तो प्लस माइनस रहता ही है। ये ऐसे बना दीजिए, आमीटर ऐसे नहीं बनाइए, ये करंट और वोल्टेज हो जाएगा। आमीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है। बैटरी में तो रहता ही है प्लस माइनस, ये आपका प्लस माइनस और ऑल ऑफ दीज आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कोई ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चल लौह और अस्थाई चुंबक चल कुंडली उपकरण को देखकर किस प्रकार पहचाना जा सकता है? बोल रहा है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है और परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है, ठीक है। दो आपका इंस्ट्रूमेंट है, तो दोनों को देखकर कैसे पहचान सकते हैं? केवल देखकर। जैसे आप लोग तो जानते हैं कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल रहेगा, जिसको आप एमसी भी बोलते हैं या मूविंग कॉइल भी बोलते हैं। तो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट रहेगा, तो आप क्या करेंगे? उससे बस डीसी का मेजरमेंट होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल से केवल डीसी का मापन होता है और मूविंग आयरन से दोनों मेजर कर सकते हैं, एसी और डीसी दोनों मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये दो आपको पता है। अब देख के कैसे पहचानेंगे कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है या आपका मूविंग आयरन है? तो कैसे पहचानते हैं? तो आपका ऑप्शन है टाइप ऑफ स्केल के द्वारा, साइज ऑफ टर्मिनल के द्वारा, रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट के द्वारा या पॉइंटर के द्वारा। तो आपको बताए थे, क्या बताए थे? किसके द्वारा पहचानते हैं? तो टाइप ऑफ स्केल के द्वारा, टाइप ऑफ स्केल के द्वारा पहचानते हैं। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का स्केल कैसा होता है? लीनियर होता है। और आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का स्केल कैसा होता है? तो नॉन लीनियर होता है। स्केल को देख के ही हम लोग क्या करेंगे? पहचान लेंगे कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है या मूविंग आयरन है। क्या बोले? परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल रहेगा तो स्केल कैसा होगा? लीनियर होगा। मूविंग आयरन रहेगा तो नॉन लीनियर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा परिपथ घटक परिपथ धारा को बदलाव का विरोध करता है? विच सर्किट एलिमेंट विल अपोज द चेंज इन सर्किट करेंट? करेंट के अचानक परिवर्तन का विरोध कौन करता है? रेसिस्टेंस ओनली, सिर्फ निरोधक या प्रतिरोध। इंडक्टेंस ओनली, सिर्फ प्रेरकता।
कैपेसिटेंस ओनली, सिर्फ धारिता, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, प्रेरकता और धारिता। कौन करता है विरोध? करंट के अचानक परिवर्तन का। तो याद रखिएगा, करंट के अचानक परिवर्तन का विरोध कौन करता है? तो इंडक्टेंस करता है, इंडक्टेंस करता है। और वोल्टेज के अचानक परिवर्तन का विरोध कौन करता है? वोल्टेज के अचानक परिवर्तन का विरोध कौन करता है? तो कैपेसिटर करता है परिवर्तन का विरोध। रेसिस्टर क्या करता है? तो प्रवाह का, करंट के फ्लो का अपोज करता है, ठीक है, करंट के प्रवाह का विरोध करता है, ठीक है, करंट के फ्लो का, प्रवाह का विरोध करता है, ठीक है। करंट के फ्लो का अपोज कौन करता है? तो रेसिस्टर करता है, ठीक है, याद रखिएगा। तीनों कैसा एलिमेंट है? रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, तीनों पैसिव एलिमेंट है और बाइलेटरल या बाई डायरेक्शनल, द्विदिशीय युक्ति है, ठीक है। एक तो निष्क्रिय अवयव है, दूसरा द्विदिशीय युक्ति है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 200 हर्ज आवृत्ति के लिए आवर्तकाल होगा, कितना होगा? आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कि 200 हर्ज है, आपसे पूछ क्या रहा है? आवर्तकाल, मतलब कि टाइम पीरियड आपको बताना है कि 200 हर्ज का यदि फ्रीक्वेंसी है तो टाइम पीरियड, आवर्तकाल क्या हो जाएगा? 0.05 सेकेंड हो जाएगा, 0.005 सेकेंड हो जाएगा, 0.0005 सेकेंड हो जाएगा, 0.5 सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? तो देखिए F इक्वल्स टू क्या बताए हैं? 1/t, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 टाइम पीरियड, या T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/f हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, यही बताएं आप लोग को। अब देखिए T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/200। अब इसको डिवाइड कीजिए, तो कीजिए डिवाइड, 200 से डिवाइड कीजिए एक को, 0.00000। अब क्या हो जाएगा? 2 पचे 10, 0 कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा? 0.005 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और आपका क्या हो जाएगा? 0.005 सेकेंड। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एसी परिपथ का इनपुट जिसका शक्ति गुणांक 0.8 है, 40 केवीए है, ठीक है, परिपथ द्वारा आहरित शक्ति क्या होगा? पावर ड्रॉन बाय द सर्किट क्या होगा? 12 किलोवाट, 32 किलोवाट, 22 किलोवाट, 64 किलोवाट, क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका क्या दिया हुआ है? पावर फैक्टर दिया हुआ है, पावर फैक्टर 0.8 है, केवीए में पावर दिया हुआ है 40 है, 40 केवीए दिया हुआ है, किलोवाट आपसे पूछ रहा है, तो आपको क्या बताए हैं? पावर फैक्टर बराबर क्या बताए हैं? पावर फैक्टर बराबर क्या बताए हैं? तो एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर बताए हैं। एपरेंट पावर ही आपका केवीए में होता है, एपरेंट पावर जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? आभासी, आभासी शक्ति। किलोवाट में आपका क्या होता है? तो एक्टिव पावर होता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक शक्ति। इसको एक्टिव पावर को क्या बोला जाता है? तो रियल पावर भी बोला जाता है, आपको ये भी बताए हैं, ठीक है। तो एक्टिव पावर आपका पावर फैक्टर दिया हुआ है 0.8, एक्टिव पावर आपको निकालने के लिए बोल रहा है किलोवाट में, चलिए रहने देते हैं। एक्टिव पावर, एपरेंट पावर आपका दिया हुआ है 40 केवीए, क्या हो जाएगा? एक्टिव पावर बराबर 0.8 इंटू 40,
डेसिमल 0 खत्म, 8 32 किलोवाट हो जाएगा और आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 32 किलोवाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। अधिकतम शक्ति स्थानांतरित तब होता है जब, कब होता है मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर? लोड प्रतिबाधा ज्यादा होता है स्रोत प्रतिबाधा से, लोड प्रतिबाधा कम होता है स्रोत प्रतिबाधा से, लोड प्रतिबाधा बराबर होता है स्रोत प्रतिबाधा के, लोड प्रतिबाधा 0 होता है। कब होता है मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर, आपको ये बताना है। तो आप लोग क्या बोलेंगे? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए क्या बताए थे? लोड इम्पीडेंस, लोड इम्पीडेंस बराबर सोर्स इम्पीडेंस, इम्पीडेंस RTH बराबर RL होता है, तभी तो आपका मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर होता है। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या होता है? VTH का स्क्वायर अपॉन 4RTH होता है। और कंडीशन यही है, RTH बराबर क्या होना चाहिए? RL होना चाहिए, लोड इम्पीडेंस बराबर सोर्स इम्पीडेंस होना चाहिए। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के दौरान जो इफिशियंसी होती है वो कितनी होती है? तो इफिशियंसी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के दौरान कितनी होती है? तो आप क्या बोलेंगे? 50% होता है, 50% होता है। आपको जब थ्योरम बताए थे तो ये सारा पॉइंट बताए थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक स्टार कनेक्टेड प्रणाली में लाइन वोल्टेज किसके बराबर होती है? स्टार कनेक्टेड है, स्टार कनेक्टेड है, लाइन वोल्टेज पूछ रहा है। 1 फेज वोल्टेज के 3 इंटू फेज वोल्टेज के, फेज वोल्टेज अपॉन 3 √3 इंटू फेज वोल्टेज किसके बराबर होती है? तो देखिए आपको बताया है स्टार डेल्टा, स्टार में क्या बताया है? IL बराबर I फेज, VL बराबर √3 इंटू V फेज। डेल्टा में क्या बताया है? VL बराबर V फेज और IL बराबर √3 इंटू I फेज। यही बताया है ना, यही बताया स्टार डेल्टा में, बस यही तो 4 रिलेशन बोले थे, आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आपसे स्टार पूछा है तो क्या हो जाएगा? √3 इंटू फेज वोल्टेज हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। एक श्रेणी सी एम्पलीफायर है जिसका आउटपुट धारा प्रवाहित होगा कितना के लिए? संपूर्ण निविष्ट चक्र के लिए, संपूर्ण निविष्ट चक्र की तुलना में आधे से कम के लिए, संपूर्ण निविष्ट चक्र के दोगुना के लिए, संपूर्ण निविष्ट चक्र की तुलना में आधे से ज्यादा के लिए। चलिए बताइए, तो दोगुना के लिए तो नहीं होगा। संपूर्ण निविष्ट चक्र के लिए क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास ए एम्पलीफायर। होल साइकिल इनपुट जितना देते हैं उतना पूरा के लिए आउटपुट किस में मिलता है? तो क्लास ए एम्पलीफायर में। उसके बाद क्लास बी में कितना मिलता है? तो आधा के लिए, आधा के लिए क्लास बी, क्लास बी में आधा के लिए मतलब कि 180 डिग्री के लिए, और 180 से 360 डिग्री के लिए, 180 से 360 डिग्री के लिए किस में मिलता है? तो क्लास ए बी, क्लास ए बी, क्लास ए में कितना के लिए मिलता है? 360 डिग्री के लिए। और क्लास सी में लेस देन 180, क्लास सी की बात करेगा तो 180 से कम मतलब कि आधे से कम के लिए मिलता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और सबसे कम डिस्टॉर्शन किस में? तो क्लास ए में, क्लास ए में सबसे कम डिस्टॉर्शन मतलब कि हार्मोनिक सबसे कम किस में आते हैं? क्लास ए में। सबसे ज्यादा डिस्टॉर्शन किस में? क्लास सी में। सबसे ज्यादा इफिशियंसी किसकी? क्लास सी की सबसे अधिक इफिशियंसी होती है, 80% से अधिक होती है। और क्लास ए का इफिशियंसी बस 25% होता है और ट्रांसफार्मर कपलिंग के बाद 50% होता है। सब याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पावर में 1 2 3 4 5 6 7
10⁻⁷ दिया हुआ है। वाली लब्धि, लब्धि मतलब गेन, डीबी में कैसे लिखा जाएगा? डीबी में क्या होगा? 60 होगा, 70 होगा, 80 होगा, 120 होगा। तो डीबी में देखिए, वोल्टेज गेन के लिए बताए थे आपको 20 log 10 लेना है, ठीक है। और करेंट गेन और ये करेंट गेन के लिए क्या लेना है? तो 20 log 10 लेना है। वोल्टेज और करेंट गेन के लिए 20 log 10 लेना है। और पावर गेन के लिए क्या लेना है? तो 10 log 10 लेना है। तो पावर गेन है ना, पावर गेन है, पावर गेन है, पावर गेन है। तो पावर गेन के लिए क्या बताए हैं? 10 log 10 और 10⁻⁷। यही अगर वोल्टेज या करंट गेन रहता तो 20 log लिखते, 20 log लिखते यदि वोल्टेज या करंट गेन रहता। तो पावर गेन है इसीलिए 10 log लिख रहे हैं, ठीक है। 10 इंटू आपका 7 log 10 आपका क्या हो जाएगा? 70 log 10 का वैल्यू 1, 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक 2 चरण आरसी युग्मित प्रवर्धक, दो 2 स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर की बात कर रहा है कि चरण लब्धि मतलब कि जो स्टेज गेन है वो क्या है? 30 और 40 है। इसकी समस्त लब्धि क्या होगा? ओवरऑल गेन क्या होगा? 70 होगा, 1200 होगा, 120 होगा, 40 होगा। तो देखिए, यदि बात करें ओवरऑल गेन की, समस्त लब्धि की बात करें, जिसको आप क्या बोलते हैं? ओवर ऑल गेन की बात करें, तो देखिए आपको बताए थे डीबी में रहेगा तो क्या कर देंगे? डीबी में रहता है तो प्रत्येक स्टेज का गेन को ऐड करते हैं, और यदि ओवरऑल गेन पूछेगा तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा? 30 × 40। अभी डीबी का चर्चा नहीं है, डीबी का चर्चा नहीं है तो मल्टीप्लाई करेंगे। यदि डीबी में रहता तो हम लोग ऐड करते। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 1200 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। डीबी में रहता तो क्या हो जाता? 30 + 40 70 हो जाता। डीबी में ये लिखा हुआ रहता कि ये डीबी में है, ठीक है, तब जोड़ते। और ये स्टेटमेंट के रूप में थ्योरी में पूछ लेता है कि डीबी में क्या होता है? तो प्रत्येक स्टेज का गेन ऐड होता है, और ओवरऑल गेन क्या होता है? तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। 100 वोल्टता प्राप्ति का एक प्रवर्धक 10 वोल्ट निर्गत देता है, ठीक है। निवेश वोल्टता का मान है कितना है? बोल रहा है कि गेन आपका दिया हुआ है 100, आउटपुट वोल्टेज दिया हुआ है 10 वोल्ट। आपसे पूछ रहा है इनपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा? 1000 वोल्ट, 10 वोल्ट, 100 मिली वोल्ट, 10 मिली वोल्ट। तो देखिए गेन आपका क्या होता है? कभी भी गेन की बात करेगा तो आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, ठीक है। पावर गेन की बात करेगा तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। वोल्टेज गेन की बात करेगा तो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। करंट गेन की बात करेगा तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। यही बताए हैं, यही होता है आपका गेन, ठीक है, आउटपुट अपॉन इनपुट। अभी किसकी बात कर रहा है? वोल्टेज गेन की बात कर रहा है। तो V नॉट अपॉन V इन होगा, यही होगा, V नॉट अपॉन V इन होगा। V आउट क्या दिया हुआ है? रुकिए गेन लिख देते हैं। गेन जो आपका A भी है वो दिया हुआ है 100। आपका आउटपुट वोल्टेज V नॉट दिया हुआ है आपका 10 वोल्ट। V इन आपसे पूछ रहा है तो निकाल लीजिए। V इन बराबर क्या हो जाएगा? तो V नॉट अपॉन A भी हो जाएगा। V नॉट कितना है? 100 अपॉन ये सॉरी V नॉट कितना है? 10 है ना, 10 अपॉन क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 0 0 1/10 वोल्ट, 1/10 वोल्ट आ रहा है। और आपका मिली वोल्ट में भी ऑप्शन है तो इसको 1000 से गुना कर लीजिए। 0 0 1000 से करेंगे 100 मिली वोल्ट हो जाएगा, और आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एक बीजेटी के संदर्भ में कौन सा उचित सही नहीं, कौन सा युक्ति सही नहीं है? बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में बोल रहा है कि कौन सा सही नहीं है? करंट कंट्रोल डिवाइस है, धारा नियंत्रक युक्ति है। चलिए
धारा नियंत्रक युक्ति है। उसके बाद बोल रहा है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, वोल्टता नियंत्रित युक्ति है, इसमें 2 पीएन संधि है, 3 टर्मिनल युक्ति है, 3 टर्मिनल वाला डिवाइस है। क्या है जो सही नहीं है? तो बीजेटी क्या होता है? 3 टर्मिनल वाला डिवाइस होता है। क्या क्या होता है? तो इमीटर बेस कलेक्टर होता है, इमीटर बेस कलेक्टर होता है, इमीटर बेस कलेक्टर होता है। 2 जंक्शन भी होता है, जेई जंक्शन और जेसी जंक्शन, और इनपुट में भी करंट, आउटपुट में भी करंट। ठीक है, आपका ये करंट कंट्रोल डिवाइस है, करंट कंट्रोल डिवाइस है, करंट कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, और आपका देख लीजिए करंट कंट्रोल डिवाइस है, ये सही है। 2 जंक्शन होता है, 3 टर्मिनल होता है, सब सही है। आपका जो है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस नहीं होता है, और आपसे नहीं वाला पूछ रहा था, इसीलिए ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। एससीआर, एससीआर भी याद रखेंगे कि करंट कंट्रोल डिवाइस है। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर जो होता है ये भी आपका करंट कंट्रोल डिवाइस है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा पूछता है आपसे, और बीजेटी के बारे में तो आपसे बहुत ज्यादा पूछता है, करंट कंट्रोल डिवाइस है, याद रखिएगा। और फेट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या है? तो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, आपको बताए थे इमीटर में सबसे अधिक डोपिंग, बेस में सबसे कम डोपिंग। ठीक है, बेस का एरिया सबसे कम और कलेक्टर का एरिया सबसे अधिक। ठीक है, सब याद रखिएगा, रीजन के साथ बताए हैं, थ्योरी में एक एक एक्सप्लेनेशन बताए हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ये सारी बातें भी अच्छे से डिस्कस की गई है एप्लीकेशन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिबाधा सुमेलन के लिए सबसे उपयुक्त ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन है? उभयनिष्ठ बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, नॉन ऑफ दिस। तो देखिए इंपीडेंस मैचिंग के लिए, इंपीडेंस मैचिंग के लिए पूछ रहा है, इंपीडेंस मैचिंग के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? तो आप लोग क्या बोलेंगे? कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर हम लोग इंपीडेंस मैचिंग के लिए यूज करते हैं। सबसे अच्छा इंपीडेंस मैचिंग आपका कॉमन कलेक्टर प्रोवाइड करता है। और कॉमन कलेक्टर की बात करें, कॉमन कलेक्टर की बात करें तो आप क्या बोलेंगे? इनपुट रेसिस्टेंस क्या होता है? इनपुट रेसिस्टेंस हाई होता है कॉमन कलेक्टर का। इनपुट रेसिस्टेंस क्या होता है कॉमन कलेक्टर का? हाई होता है, इंपीडेंस मैचिंग करवाता है। और इसको क्या बोलते हैं? तो इमीटर, पूछता है आपसे, इमीटर फॉलोअर भी कहते हैं। इसका गेन क्या होता है? वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन क्या होता है? तो 1 होता है, यूनिटी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कॉमन इमीटर का यूज एम्पलीफायर के लिए करते हैं, और आपका ट्यूनिंग के लिए, फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए हम लोग कॉमन बेस का यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, दशमलव संख्या 64 को 2 टू द पावर 6 से व्यक्त किया जाता है। ये तो आप लोग जानते हैं। 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 6 लिख सकते हैं। इसके बाइनरी समतुल्य को निरूपित करने के लिए न्यूनतम कितने बाइनरी बिट्स आवश्यक हैं? चलिए बताइए, 2, 4, 7, 8। तो देखिए 64 को क्या लिख सकते हैं? 64 को हम लोग, 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 टू दी पावर 6 लिख सकते हैं। अब पूछ रहा है कि 64 को यदि हम लोग बाइनरी में लिखना चाहे तो कितने बाइनरी बिट चाहिए होंगे? बाइनरी में आप जानते हैं 0 होगा या 1 होगा, तो कितने बाइनरी बिट चाहिए होंगे, आपसे ये पूछ रहा है। चलिए तो बताइए कितने बाइनरी बिट चाहिए होंगे। तो देखिए 64 है, तो 64 को बाइनरी में चेंज कर लीजिए। आप लोग जो जानते हैं उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, उसके बाद हम लोग ट्रिक भी देखेंगे, जो आपका प्रोसेस है वो देखेंगे। ठीक है, 64 को पहले बाइनरी में चेंज कीजिए। 2 से 32 0, 2 से 16 0, 2 से 8 0, 2 से 4 0, 2 से 2 0, 2 से 1 0। अब नीचे से ऊपर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 बाइनरी बिट चाहिए, और आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या बताए थे कि यदि 2 टू दी पावर 6 से लिखना है तो कितना लिख सकते हैं हम लोग? मैक्सिमम 0 से लेकर 63 तक लिख सकते हैं। 2 टू दी पावर 6 से कितना लिख सकते हैं? 0 to 63 लिख सकते हैं। ठीक है, यही बताए थे। अब 2 आपका यदि ऐसे लिख लीजिए,
6 बिट से कितना तक लिख सकते हैं, 0 से 63 तक। फॉर्मूला क्या बताए थे आपका, 0 टू 2n-1, यही होता है, यही आप ध्यान में रखिएगा। जैसे 4 बिट से तो 0 से लेकर 15 तक, 0 से 2 आपका 0 से 2 4-1, तो 0 से लेकर 15 तक लिख सकते हैं 4 बिट से, ठीक है। 0 से लेकर अगर 4 बिट पूछेगा तो कहाँ तक लिख सकते हैं, तो 0 से 15 तक। क्यों, क्योंकि 0 टू 2 - 4 हो जाएगा, तो 0 टू आपका 16-1, 0 से 15 तक। बस यही कंसेप्ट याद रखिएगा। और हमको 64 लिखना है तो 2 to the power 7 से लिख सकते हैं, ठीक है। 2 to the power 7 से कितना तक लिख सकते हैं, तो 0 से 127 तक, ठीक है। आपका 7 बिट से कितना तक लिख सकते हैं, तो 0 टू 127, ठीक है। तो 64 भी आपका किसमें आएगा, 64 यदि लिखना है तो 7 बिट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 और आज का अंतिम क्वेश्चन है 1110। ये आपका बाइनरी में दिया हुआ है और आपको क्या करना है, ग्रे कोड में रूपांतरित करने के लिए, रूपांतरित करने पर कौन सा संख्या प्राप्त होगा, 1101, 0101, 1011, 1001। बाइनरी से ग्रे कोड में चेंज करने पर क्या प्राप्त होगा, 1110। ये आपका किस में दिया हुआ है, बाइनरी में, बाइनरी में दिया हुआ है, ग्रे कोड में चेंज करना है। तो आपको क्या बताए थे, एमएसबी, ये आपका एमएसबी है, ये आपका एलएसबी है। तो एमएसबी को क्या करना है, एज इट इज लिख देना है। उसके बाद एमएसबी के जस्ट बगल वाला के साथ एक्स और ऑपरेशन करना है। एक्स और 11 का क्या होता है, तो 0 होता है, 110 होता है। 11 का क्या होता है, तो 0 होता है। 10 का क्या होता है, तो 1 होता है। एक्स और में यही बताए थे ना कि ये ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर होता है। यदि ऑड नंबर में 1 रहेगा तो 1 आउटपुट देगा, अदरवाइज 0 देगा, ठीक है। यदि आपका क्या हो, 1 1 रहे, 0 0 रहे तो आउटपुट क्या मिलता है, 0 मिलता है। यदि 0 1 रहे, 1 0 रहे तो आउटपुट क्या मिलता है, 1 मिलता है। बस वही किए हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो यही थे आपके आज के 20 क्वेश्चन। यदि बात करें तो आप हमारे साथ एप्लीकेशन पर जुड़ सकते हैं, आरआरबी एएलपी सीबीटी2, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी और बीएसपीएचसीएल के बैच के साथ सारी बैचेज आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगी, ठीक है। सारी बैचेज आप लोग के लिए एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। उसके बाद यदि बात करें तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के प्रैक्टिस सेशन में जुड़ेंगे सुबह के 10 बजे, डेली आपका लाइव चल रहा है प्रैक्टिस सेशन, तो जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएंगे। मेरिट आपका बीएसईडी से ही बनना है, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले लोग जुड़ेंगे शाम के 7 बजे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले लोग जुड़ेंगे शाम के 5:30 बजे, डेली आपका क्लास चल रहा है, जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएंगे। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले लोग जुड़ेंगे शाम के 4 बजे भी, शाम के 4 बजे और 7 बजे 2 टाइम इलेक्ट्रीशियन वालों का क्लास चल रहा है, तो दोनों टाइम जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएंगे, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें तो हिंदी के लिए जुड़ेंगे डेली सुबह के 8 बजे, ठीक है। तो ये आपका शेड्यूल है जिसको फॉलो करना है और आप हमारे साथ एप्लीकेशन पर भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू ऑल।